हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिएगा और आप 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बताइएगा आप लोग इन चार में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। बात करें यहाँ पर पहले वाले की, तो इसका शुद्ध रूप होता है अनधिकार, है ना। ये इस तरह से होता है। और शमशान लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। और मुहूर्त लिखा जाता है इस तरह से, है ना। ये तीनों ही यहाँ पर क्या है, गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन डी होगा। आ में से यहाँ पर शुद्ध रूप है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग भी काउंट करते जाइएगा कि आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, आलम्बन तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। बताइए आप लोग, ध्यान रखिएगा। आलम्बन तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है अनुभाव। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से 69 शब्द में कौन सा उपसर्ग है। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 69 में क्या है। 69 में यदि हम बात करें तो यहाँ पर उन उपसर्ग होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की, वाक्य में रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा। मतलब यहाँ पर जो छात्र है इसका स्त्रीलिंग बताना है क्या होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, छात्र का स्त्रीलिंग छात्राएं कर देते हैं, जो कि भाई गलत है। क्योंकि छात्र का स्त्रीलिंग होगा छात्रा। क्या होगा, छात्रा होगा। राइट आंसर यहाँ पर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस के मुख्य रूप से अंग माने जाते हैं। बताइए आप लोग, रस के मुख्य रूप से कितने अंग माने जाते हैं। मोस्ट रिपीटेड सारे ही क्वेश्चन हैं, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं। आप लोग सारे प्रश्नों के आंसर देने का प्रयास अवश्य करिएगा। तो रस के होते हैं 4 अंग माने जाते हैं। रस के कितने अंग माने जाते हैं, 4। कौन कौन से, तो नाम भी सुन लो कौन कौन से 4 अंग होते हैं रस के। स्थायी भाव, है ना, फिर विभाव, फिर अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। देखिए चूंकि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हाथ की अंगुली से ये शब्द लिखता हूं, इसलिए शब्द थोड़ी बड़े बड़े लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6। जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों तो खाली स्थान चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती हैं तो योजक चिन्ह का यूज होता है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा। योजक चिन्ह इस तरह से होता है, आप सभी को मालूम ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द क्या है। बताइए आप लोग, कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए कार्तिकेय के पर्यायवाची की यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्या है, कुमार। कुमार क्या है, कार्तिकेय का पर्यायवाची होता है।
बात करें सबसे महत्वपूर्ण षडानन। षडानन क्या है? कार्तिकेय का पर्यायवाची होता है। स्कंद भी क्या है? कार्तिकेय का पर्यायवाची होता है। और सरभाव, सरभाव भी क्या है? कार्तिकेय का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ था कि वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। मैंने आपको बताया हुआ था। पहला होता है कर्तवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। दूसरा होता है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म प्रधान होता है। और तीसरा होता है भाववाच्य, जिसमें भाव अथवा क्रिया की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर विकल्प सी के साथ जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आडंबर का विलोम शब्द क्या होगा? आडंबर का बताइए विलोम शब्द क्या होगा? आप लोग कहते हैं ना ये आडंबर काहे को लगाए हुए हो, है ना? तो आडंबर का मतलब होता है दिखावा, है ना? तो उसका विलोम क्या होगा? विलोम होगा सादगी। क्या होगा? सादगी होगा। राइट आंसर यहाँ पर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि उद्गम का विलोम क्या होता है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, और क्लास पसंद आया आपको तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी आपके साथी हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं, उनके साथ आप इसको शेयर भी करिएगा। निम्नलिखित में से गबन के रचनाकार कौन है? गबन बहुत ही फेमस है, और ये रचना किसकी है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद जी की, है ना? गबन, गोदान, है ना? ये क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। राइट आंसर विकल्प ए के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, जिसका सही सरल वाक्य क्या होगा? देखिए यहाँ पर राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, यह एक संयुक्त वाक्य है। तो इसको आपको चेंज करना है सरल वाक्य में। बताइएगा इसका सरल वाक्य कैसे बनेगा, बताइएगा आप लोग। तो देखिए संयुक्त वाक्य में होता क्या है? 2 सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर और से जोड़ा गया है, मतलब ये संयुक्त वाक्य है। तो हमें इसको चेंज करना है सरल वाक्य में। तो ध्यान रखिएगा, सरल वाक्य में जब आप चेंज करेंगे तो वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो पहला देखिए विकल्प, राजकुमार ने भाई को मारा और राजा बन गया। देखिए योजक शब्द नहीं आएंगे, जैसे और, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, इस तरह के शब्द बीच में नहीं आने चाहिए। राजा बनते ही राजकुमार मारा गया, देखिए इसमें क्या है? अर्थ चेंज हो गया है, ये भी नहीं होगा। लेकिन भाई को मारकर राजकुमार राजा बन गया, ये यहां पर राइट आंसर अपना हो जाएगा, क्योंकि इससे अर्थ भी वही निकल रहा है और वाक्य हमारा चेंज भी हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। रस एवं स्थायी भाव के संबंध में कौन सा युग्म में गलत है? यहां पर आप देखें क्या है, यहां पर रस का नाम लिखा हुआ है और यहां पर स्थायी भाव लिखा हुआ है। जैसे यहां पर हम देखें श्रृंगार का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है, जो तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है, हास्य का हास होता है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कर्ण का जुगुप्सा, जो कि गलत है। कर्ण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो विकल्प ए है ये गलत है, यही अपना राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से घबराहट का लिंग कौन सा है? मैं आपको इसकी ट्रिक बता चुका हूं कि जब भी आपको मालूम करना है कि पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, तो इसमें आपको क्या करना है? यदि पुल्लिंग होगा तो होता है आएगा, और स्त्रीलिंग होगा तो आएगा होती है। तो ये आपको लगा के देखना। जैसे घबराहट होती है कि होता है? आप कहते हो भैया कि हमें तो घबराहट होती है ना?
किसी ने ये सुना आपने कि घबराहट होता है? घबराहट हमें होती है, तो होती है मतलब क्या है? घबराहट स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है सज्जनों की बुराई से स्वयं का अपमान होता है? बताइए आप लोग, कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है कि सज्जनों की बुराई से स्वयं का अपमान होता है? तो ध्यान रखिएगा, चांद पर थूका मुंह पर गिरा। बहुत ही ऐसी लोकोक्ति है जिसको पढ़ने के बाद आपको हंसी आ जाएगी। चांद पर थूका मुंह पर गिरा, ये जो लोकोक्ति है इसी का अर्थ होता है कि सज्जनों की बुराई से स्वयं का अपमान होता है। इसलिए हमें सज्जनों की बुराई वास्तव में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि हम स्वयं अपना अपमान कर रहे होते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बताइए आप लोग, इन चार में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? बताइए आप लोग, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, चिकित्सा यहां पर सही लिखा हुआ है, उल्लेखनीय सही लिखा हुआ है, सुशोभित भी सही लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है वाल्मीकि। तो भैया मेरे, वाल्मीकि आप कैसे लिखेंगे? आप यहां पर देख लीजिए, वाल्मीकि इस तरह से लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा क्या है? अशुद्ध है, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लोकोक्ति एक हाथ से रोवे एक आंख से हंसे, निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? मतलब क्या? देखिए, एक हाथ से रोवे, एक, देखिए हाथ नहीं है, यहां पर आंख होना चाहिए ना। एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे, है ना। तो यहां पर जो चिन्ह का यूज, हाँ सॉरी, यहां पर हमें बताना है जो चिन्ह है, आप देख सकते हैं यहां पर ये चिन्ह लगा हुआ है, तो ये चिन्ह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का जो चिन्ह लगता है और बीच में कोई वाक्य लिखा जाता है, तो इस चिन्ह को कहा जाता है उद्धरण चिन्ह है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असंगत या बेमेल शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ पर जो चार ऑप्शन लिखे लिखे हुए हैं, इनमें से तीन क्या है? आपस में संबंधित होंगे, है ना। जैसे वृत्त हो गया, घेरा हो गया, गोला हो गया, है ना। वृत्त, घेरा, गोला, ये आपस में क्या है? संबंध है। लेकिन वृत्तांत, वृत्तांत का मतलब क्या है? वृत्तांत का मतलब होता है किसी बीती हुई बात या घटी हुई घटना का वर्णन, ये वृत्तांत का अर्थ होता है। तो हम कह सकते हैं जो वृत्तांत है यहां पर असंगत है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइएगा आप लोग, शुद्ध वाक्य कौन सा है चार में से? तो यहां पर आप देखिएगा, यह पाप है या कि पुण्य। देखिए वाक्य थोड़ा हमें पढ़ने में अजीब लग रहा है, इसलिए हम इसको भी सही नहीं मानेंगे। बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। चलिए हम दूसरा भी देख लेंगे। लेकिन आरती तथा अर्चना और अनीता, देखिए ये गलत है, यहां पर होना चाहिए था आरती फिर कौमा, अर्चना और अनीता एक साथ पढ़ती हैं, ये सही होता। छात्रों ने, सॉरी, शिक्षक ने छात्रों से कहा कि भारत उनका देश है, भारत हमारा देश है, ऐसा ही सही होना चाहिए था। तो हम कह सकते हैं जो विकल्प बी है ये अपने यहाँ पर राइट आंसर है। बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नीचे दिए गए प्रश्न को चार भागों में बांटा गया है, ए बी सी डी में। अब आपको बताना है कौन से भाग में इसमें त्रुटि है। चलिए वाक्य पढ़ के देख लीजिए आप। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ये तो बहुत आसान होते हैं। मेरी माताजी केवल चाय मात्र पीती हैं।
मेरी माताजी केवल चाय मात्र पीती हैं। तो देखिए यदि ऐसा वाक्य यहां पर होता कि मेरी माताजी केवल चाय पीती हैं तो ठीक होता है ना, मतलब ये मात्र शब्द हट जाता। सॉरी, मतलब क्या है, मेरी माताजी केवल चाय पीती हैं, या तो ऐसा होता या फिर होता कि मेरी माताजी चाय मात्र पीती हैं। मतलब यहां पर जो केवल और मात्र एक साथ प्रयोग हो गए हैं तो ये गलत है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं जिसका बी वाला भाग है इसमें त्रुटि है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से गिरिधर में कौन सा समास है? गिरिधर, गिरिधर का सामासिक विग्रह होगा गिरि को धारण करने वाला। तो भैया कौन है गिरि को धारण करने वाले? भगवान कृष्ण हैं। मतलब इससे क्या है, तीसरे पद की ओर संकेत मिल रहा है। तो ये है बहुविधि समास। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन है? भगवान गणेश। तो लंबोदर में क्या होगा? बहुविधि समास होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो बता चुका हूं, रस के भैया अंगे पूछे तो 4 बताइएगा, लेकिन संचारी भावों की संख्या 33 होती है। यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प ए के साथ जाइएगा। आप लोगों का क्वेश्चन है कि आप बताएं रसों की संख्या कितनी है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकोक्ति का प्रचलित सही रूप है? बताइए आप लोग, कौन सा जो विकल्प है जो लोकोक्ति का सही प्रचलित रूप है? गंगा गए गंगादास, बरना रह गए जमुनादास। भैया इस तरह की सी लोकोक्ति हम नहीं पढ़ी है। गंगा गए तो गंगादास, नहीं तो जमुनादास नहीं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। बिल्कुल, ये जो लोकोक्ति है विकल्प सी में सही है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है धैर्य धारण करना है? बताइएगा आप लोग, किस मुहावरे का अर्थ है धैर्य धारण करना? तो ध्यान रखिएगा, कलेजे पर पत्थर रखना, इस मुहावरे का अर्थ होता है धैर्य धारण करना। विकल्प डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक एवं कलम यह किस प्रकार की संख्या के सही उदाहरण हैं? तो देखिए भाववाचक संख्या तो है नहीं है, क्योंकि भाव तो यहां पर प्रकट नहीं हो रहे हैं। समूह भी नहीं है, समूह में क्या होता है, समूह का बोध होता है ना। जैसे और द्रव्य भी नहीं है, है ना, क्योंकि मापतोल की बात तो यहां पर हो नहीं रही है, बल्कि ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ चला जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। प्रति उपसर्ग का प्रयोग कर सही शब्द का चयन कीजिए। तो ये तो बहुत आसान है। मूर्ति में क्या है, हमने लगा दिया प्रति उपसर्ग तो बन गया प्रतिमूर्ति, है ना। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे हम अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।